हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हम अपने यूट्यूब चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करते हैं। बच्चे, हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बायोलॉजी। क्लास 10th की बायोलॉजी में हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में जंतुओं में पोषण पढ़ रहे थे और उसमें हम अमीबा में पोषण पढ़े थे। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है मानवों में पोषण। मीन्स हम में आप में कैसे पोषण होता है, और थोड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमको आपको भी जानना है कि हम में आप में कैसे पोषण होता है, कैसे पाचन होता है। इन सब चीज़ों को आज हम समझने वाले हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो मानवों में पोषण होता है इसके कितने चरण होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अमीबा में 5 स्टेप्स होते हैं: भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। ठीक उसी प्रकार से मानवों में भी जो है मानवों में जो पोषण की प्रक्रिया है वो 5 चरणों में कंप्लीट होती है। और स्टूडेंट, आपको बताते चलें कि आज हम जो है मानवों में पोषण का ओवरव्यू देखेंगे। केवल तेज़ी के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पोषण कैसे होता है, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम डीपली डेप्थ में जाके समझेंगे कि कैसे जो है कौन कौन सी क्रिया होती है, पाचन होता है कैसे, उसमें कौन कौन से एंजाइम परफॉर्म करते हैं, और ग्रहणी, ग्रास नली, बृहदात, क्षुद्रांत, इन सब की वास्तव में क्या भूमिका होती है पाचन में, इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये सब प्रक्रियाएं कैसे होती हैं। तो सबसे पहला जो पोषण का चरण है वो है भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण, जैसा कि शब्द से ही मालूम चल रहा है स्टूडेंट, भोजन के अंतर्ग्रहण से है भोजन को शरीर के अंदर प्राप्त कर लेना, ले लेना, ग्रहण कर लेना। तो भोजन का अंतर्ग्रहण जो शुरू होती है ये प्रक्रिया बच्चों, मानव शरीर में एक संरचना होती है जिसको हम मुख कहते हैं, और हाथों से उठाकर मुख के माध्यम से आहार नाल तक भोजन को पहुंचाया जाता है। अब स्टूडेंट, एक चीज़ और खास ख्याल रखेंगे आप कि ये जो आहार नाल है मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक फैली हुई लंबी संरचना को हम आहार नाल कहते हैं। समझ रहे हैं? तो हम बता रहे थे कि जो आहार नाल होती है वो मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक फैली होती है। गुदा को हम एनस बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। इंग्लिश वर्जन भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भोजन के अंतर्ग्रहण में कौन सी क्रिया हो रही, क्या हो रहा है कि मतलब जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसको अपने हाथों के द्वारा उठाकर मुंह में प्रविष्ट कराते हैं, और उसको विभिन्न जो है संरचनाओं द्वारा आहार नाल में विभिन्न संरचनाओं द्वारा आमाशय में पहुंचाया जाता है। इसी क्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। कहने का मतलब कि भोज्य पदार्थों का मुख की सहायता से आहार नाल में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया को हम भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब जब ये भोजन खाद्य पदार्थ हमारे मुंह में पहुंचता है तो मुंह में पहुंचने के बाद भोजन चीरा जाता है, काटा जाता है, तोड़ा जाता है, और उसके बाद जो है मुख में होती है लार। और मुख में होने का मतलब क्या है कि मुख में एक मांसल ग्रंथि होती है जिसे हम जिह्वा बोलते हैं। तो ऐसे एक छोटी सी डिफिनीशन भी तैयार कर लेंगे स्टूडेंट कि जिह्वा मुख गुहा में उपस्थित एक मांसल ग्रंथि है जिसमें जो है लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं? पहले तो भोजन मुख में पहुंचता है, जो हमारे मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत होते हैं। सब पूरा डिटेल बताएंगे, डोंट वरी। तो जो 4 प्रकार के दांत होते हैं वो उसको चीरते फाड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करते हैं। फिर उसको लार उसको निगलने योग्य बनाती है।
तो ये एग्जामिनेशन के अंदर क्लास 10th में MCQ के अंदर पूछा जाने वाला बड़ा अच्छा सवाल है स्टूडेंट, कि जो है जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? तो लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी ना। और ये सैलिवा ग्लैंड्स होती हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो लार ग्रंथियाँ होती हैं 3 जोड़ी होती हैं, भोजन को चिपचिपा बना देती हैं, और ताकि हम भोजन को चबाने में भी मदद करती है ना। तो कुल मिला के ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं बहुत उपयोगी होती हैं। तो इसके माध्यम से हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। अब फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है, नेक्स्ट प्रोसेस किसकी होती है? पाचन की। जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पाचन। अब पाचन क्या है? डाइजेशन। तो जो हम भोजन करते हैं, और बच्चों बताते चलें कि जो मुख है इसमें जो है जो जीभ होती है, जीभ पे लार ग्रंथियाँ होती हैं, और इसके अलावा ये जो जीभ होती है इस पे जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट जिसको हम मंड कह लेते हैं, मंड कह लीजिए, इसको किस में बदल देती है? शर्करा में। तो बच्चों पहले बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के अंदर ये बड़ा अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता था कि रोटी अधिक देर चबाने पर मीठी लगती है, क्यों? तो ये जो रोटी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आप सभी जानते हैं, और जीभ में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो इस कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है। चबाते चबाते जब है रोटी को हम काफ़ी देर जब चबाते हैं तो ये जो मंड होता है ये शर्करा में बदल जाता है, किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ कि जीभ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। और इसको ये लार ग्रंथियाँ जो होती हैं, लार जो होती है इसको लाला रस भी बोलते हैं। NCERT की पुस्तक देखोगे आप तो उसमें आपको मिलेगा लाला रस। चलते हैं आगे। पाचन, डाइजेशन क्या है स्टूडेंट? जटिल एवं बृहत्तम कार्बन अणुओं को विभिन्न एंजाइम्स के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करके सरल एवं घुलित अणुओं में विभक्त करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। मतलब पाचन के अंदर क्या होता है कि जो जटिल कार्बनिक, जटिल का मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जो पचने में बहुत टाइम लगा, जैसे फैटी आइटम जो होते हैं वसा वाला, जैसे आजकल चाउमीन लोग खा लेते हैं। अब क्या जानते हैं कि चाउमीन इतना आसानी से पच जाता है, लेकिन अभी चाउमीन का नाम ले रहे हैं तो कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। लेकिन ये चाउमीन जो है पचता नहीं है, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर शरीर मुख गुहा में जो है लार स्रावित होने लगी होगी। तो जो ये फैटी आइटम होते हैं वो पचने में बड़ा समय लेते हैं। तो पाचन में होता क्या है, जो जटिल कार्बनिक अणु हैं उनको जो है सरलतम कार्बनिक अणुओं में तोड़ दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। इसी विधि को, इसी प्रक्रिया को पाचन बोल देते हैं बच्चों। अब जब पचित भोजन जो होता है, अवशोषण, जिसको नॉर्मल भाषा में सोखना कह लीजिए, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, आप इसको समझिए ऐसे ही कि सोखना। तो पचे हुए भोजन को कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसी प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं ना। जो पचे हुए भोजन होते हैं इसको अवशोषित कर लिया जाता है। फिर क्या होता है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, एग्जाम में अलग से स्वांगीकरण पूछा भी जाता है। स्वांगीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन है वो कोशिकाओं के द्वारा जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जीवद्रव्य में आत्मसात हो जाता है या कह लीजिए विलीन हो जाता है। क्या कह लीजिए? विलीन हो जाता है। अगर ये पचा हुआ भोजन जब जीवद्रव्य में विलीन हो जाता है तो
तभी तो नए नए अंग ऊतक बनेंगे, नए अंग का निर्माण होगा। मतलब कुल मिला के जीव द्रव्य का संश्लेषण होता है। जीव द्रव्य का, ऐसे ही कह लीजिए बच्चे कि स्वांगीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, जीव द्रव्य का संश्लेषण होता है। जीव द्रव्य का संश्लेषण होता है, जीव द्रव्य का संश्लेषण होता है। और जो संचित भोज्य पदार्थ होते हैं, जो संचित भोज्य पदार्थ होते हैं, संचित भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उनका ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है स्टूडेंट, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आत्मसात कर लिया जाता है जीव द्रव्य के द्वारा, कोशिकाएं जो है इसको अवशोषित करती हैं। और अब इसमें किन किन अंगों की बड़ी भूमिका होती है हम अभी फिर एक बार आपको बता देते हैं। और फिर जो है, जो अनपचा भोजन होता है, जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, उसको जो है गुदा द्वार की सहायता से मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रम को, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बहिक्षेपण कहते हैं। समझ रहे हैं? तो इंजेक्शन और इजेक्शन, अंग्रेजी भी याद रखिएगा, इंजेक्शन और इंजेक्शन। तो अब आप लोगों ने समझा मोटा मोटी कि किस तरह जो है भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा किया जाता है, अंत में गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। अब जो है इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कैसे ये पहुंचता है यहाँ तक, इस चीज़ को जानना है। तो सबसे पहले भोजन जो है मुख गुहा में पहुंचता है। मुख गुहा में पहुंचने के बाद इसको भाई आहार नाल से यहाँ तक पहुंचना है, ये जो लास्ट प्रक्रम है यहाँ तक। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि भोजन मुख गुहा में पहुँचता है, दांत उसको चीरते फाड़ते हैं, जो है लार उसको लुगदी बनाने में मदद करती है। फिर उसके बाद ये भोजन ग्रास नली में पहुँचता है, ग्रास नली में पहुँच जाता है। उसके बाद फिर जो है एक ग्रास नली में पहुँच जाता है। उसके बाद फिर एक संरचना होती है ग्रशिका। ग्रास नली के आगे एक संरचना होती है जिसे हम घाटी द्वार कहते हैं। घाटी द्वार क्या बोलते हैं, घाटी द्वार कहते हैं। वो ये ऐसी संरचना होती है जिसमें हमारे द्वारा लिए गए ग्रहण की गई ऑक्सीजन और भोजन दोनों का एक ही पथ होता है, एक ही वे होता है। उसके बाद घाटी द्वार के बाद जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो ग्रशिका की सहायता से जे आकार की एक ग्रंथि होती है जिसे हम आमाशय कह लेते हैं, और जिसे हम क्या बोलते हैं, भोजन का कटोरा। भोजन के कटोरे में ये जाके भोजन पहुंच जाता है। सपोज करिए बच्चे, अगर ये ग्रसिका एक पाइप की भांति होती, और पाइप की भांति है मान लीजिए, और उसमें भोजन गिरता है तो क्या डायरेक्ट आमाशय में? नहीं। अगर मान लीजिए कभी इसमें मान लीजिए पानी पिए हैं या कुछ भी है पहले से, तो अगर मान लीजिए कि कोई गड्ढा है और उसमें ऊपर से पत्थर गिराते हैं तो छपाक से आवाज़ होती है ना। तो इसमें अगर ऐसे डायरेक्ट भोजन गिरे तो हमको जो है दिक्कत होगी ना। तो भोजन आराम से ऐसे जैसे कभी सर्प जो है मेढक को निगल ले तो भोजन कैसे वो चलता है, बस वही कंडीशन होती है। आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जो है। इसमें ग्रसिका में कोई पाचन ग्रंथियां नहीं होती हैं, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये भोजन जो है जे आकार की जो संरचना होती है वहाँ पहुँचता है। उसके बाद फिर ग्रहणी में पहुँचता है जो सी आकार की संरचना होती है। उसके बाद क्षुद्रांत जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत नाम तो छोटी आंत है, स्मॉल इंस्टेंटाइन है बच्चे, लेकिन ये आहार नाल की सबसे बड़ी संरचना होती है, क्योंकि लंबाई तो अधिक होती है लेकिन इसकी चौड़ाई कम होती है। चौड़ाई कम होने के कारण ये जो बृहदांत्र होती है उससे छोटी होती है, और ये कुंडलित अवस्था में होती है, नहीं तो बहुत लंबाई होती है। तो 6.5 मीटर 7 मीटर के लगभग होती है इसकी लंबाई। तो जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंस्टेंटाइन, यहाँ पे जो है अधिकांश भोजन का पाचन हो जाता है। फिर जो बृहदांत्र होती है इसको क्या, वैसे तो
अवशोषण अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे, ये स्टूडेंट अवशोषण, तो लगभग अवशोषण जो है छोटी आंत द्वारा, भोजन का अवशोषण लगभग छोटी आंत द्वारा ही हो जाता है, लेकिन जो बृहत आंत होती है उसमें से जो जल होता है और लवण जो होते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, जो लवण होता है, जो जल होता है, उसका अवशोषण किसके द्वारा होता है? बड़ी आंत के द्वारा होता है, और बड़ी आंत के द्वारा अवशोषण हो जाता है। उसके बाद उसमें से जो सेल होती हैं ज़रूरत के जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको निकाल लेती है, बाकी जो है बहिक्षेपण की क्रिया के माध्यम से निकाल लिया जाता है। तो ये जो बृहदांत होती है इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है। तो बृहदांत जो होती है, और उसके पहले एक संरचना होती है ग्रहणी बच्चों, आमाशय के बाद भोजन सीधे जो है ग्रहणी में पहुंचता है। तो अधिकांश भोजन का पाचन जो होता है, अधिकांश भोजन का पाचन इस ग्रहणी नामक ही संरचना में संपन्न हो जाता है। उसके बाद फिर जो है इसका अवशोषण होता है, फिर बड़े बृहदांत्र में जाता है। बृहदांत्र जो है उसमें से लवण और जल का अवशोषण कर लेती है। बाकी अनपचा भोजन, बच्चे अनपचे भोजन को काइम भी कहते हैं। काइम के पहले जो है बृहदांत और उसके बीच में एक संरचना होती है जिसे हम जो है सीकम बोल देते हैं, सीकम या उंडुक बोल देते हैं। तो तमाम ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर जो है विभिन्न एंजाइम्स की सहायता से इनको जो है अलग अलग रूपों में परिवर्तित किया जाता है भोजन को। फिर कोशिका इस जीव द्रव्य के द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, हमें एनर्जी मिलती है। तो कितना सारा प्रक्रम होता है, लेकिन अभी यही बात नहीं ख़त्म होती है स्टूडेंट। तमाम जो है चीज़ें हैं इसके अंदर, स्पेशली हम लोग फिर पढ़ेंगे कि पाचन, मुख गुहा, वैसे एक्चुअली जो पाचन होता है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। पाचन की जो प्रोसेस होती है, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, वो इस मुख गुहा, जो अपने मुख गुहा है, यहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो ये पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है कि मुख गुहा में पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम लोग डेप्थ में जाके पढ़ेंगे कि आखिर जो है मुख गुहा में पाचन कैसे शुरू होता है और विभिन्न जो है स्टेजेस में डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है ना। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मानव में जो पोषण होता है उसके 5 आवश्यक चरण होते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन, और इसको क्या कहते हैं? इजेक्शन। समझ रहे हैं? तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश आपको बता दिए। जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण, खनिज लवण, तमाम पोषक तत्व होते हैं। इन तमाम पोषक तत्वों को विभिन्न जो है पाचक एंजाइमों द्वारा, पाचक ग्रंथियों द्वारा, अभी तो हम लोग आमाशय की बात और डीप में करेंगे, फिर अग्नाशय है, पित्ताशय है ना, और लीवर की तो बात किए ही नहीं। अभी लीवर यानी कि यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, उसको कैसे मिस कर सकते हैं स्टूडेंट? उसको भी पढ़ना है। तो इन तमाम चीज़ों को हमको पढ़ना है कि कौन सी ग्रंथि कौन सा रस स्रावित करती है, कौन कौन से पाचक एंजाइम होते हैं, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है ना, पैनक्रियाज से स्रावित होता है तो कैसे स्रावित होता है, उसकी क्या भूमिका है। हाँ, और स्टूडेंट इन सब चीज़ों को जो हम लोग पढ़े, जब ये स्वांगीकरण और स्वांगीकरण और अवशोषण हो जाता है, स्वांगीकरण जब होना होता है उसके पहले एक ब्लड की चर्चा तो हम लोग किए ही नहीं। रक्त के माध्यम से ये सब जो है विभिन्न सेल तक पहुंचता है भोज्य पदार्थ। तो रक्त की बड़ी भूमिका होती है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारी बॉडी का महत्वपूर्ण एलिमेंट है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये रहा एक जो है ओवरव्यू मानव में पोषण। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो बताएंगे, और सभी लोग जो है पढ़ाई करेंगे अच्छे ढंग से। और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ में इन सब चीज़ों को कल दोहरा करके मिलेंगे, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है जिसका नाम है मानव में पाचन। मानव में पाचन कैसे होता है, इसी वीडियो लेक्चर के साथ कल आपकी क्लास में हम मिलते हैं। तब तक सभी बच्चों को बहुत बहुत आभार चैनल पे जुड़ने के लिए।
और सभी बच्चों को शुभ रात्रि, नमस्कार।